कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी के बीच बिहार डीएलएड सीबीटी बेस एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए सोशल स्टडी से टोटल 30 टॉप लेवल के ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आ गया हूं, जो कि आपके सोशल स्टडी के सिलेबस कृषि एवं वन संसाधन से संबंधित है। कृषि एवं वन संसाधन के ये पार्ट 5 है, ठीक है, यानी चैप्टर 5 है। ये चौथे दिन का क्लास है, डे 4 का ये क्लास है, ठीक है। 3 डे का ऑलरेडी क्लास हो चुका है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए, आज हम लोग एक एक करके जितने भी टॉप लेवल के प्रश्न हैं कृषि एवं वन संसाधन से टोटल प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उनको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। आप लोग जो है ना, सभी प्रश्न का जो है उत्तर आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन आज का ये काफ़ी इजी है, आज लास्ट पार्ट है इसका, ठीक है ना। ये चौथा जो है लास्ट पार्ट है। देखिए यहाँ पे संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, ठीक है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ऑप्शन ए में राजगीर, ऑप्शन बी में बोध गया, ऑप्शन सी में बिहार शरीफ, ऑप्शन डी में पटना। 4 ऑप्शन है। लमसम स्टूडेंट इनका आंसर जानते होंगे, हमको तो लगता है सभी स्टूडेंट जानते होंगे, ठीक है। सभी स्टूडेंट कमेंट्स कीजिए इसका आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल राइट, इसका जो राइट आंसर होगा वो पटना होगा। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका लास्ट डी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जो कमेंट्स कीजिएगा तो आप लोग ऐसे 87 करके डी होगा, तो आप लोग जो डी कमेंट किए हुए इसी तरह से आपको कमेंट करना है, ठीक है। देखिए 88 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है। जो चूना पत्थर है इसका उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है, ठीक है। ऑप्शन ए में है सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी में है लोहा उद्योग, ऑप्शन सी में है सीसा उद्योग, ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोग बताइए इसका जो है सही ऑप्शन कौन होगा, ठीक है। सही आंसर क्या होगा इसका। चूना पत्थर का जो है उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में किया जाता है, ठीक है। आप लोग कमेंट्स कीजिए सभी स्टूडेंट इसका आंसर, ठीक है। जो भी कमेंट कर रहे हैं इसे 88 लगा करके आप लोग जो भी इसका आंसर होगा डैश डैश ABCD वो आप लोग इसमें कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सीमेंट उद्योग होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, ये ऐसा मत समझिएगा कि प्रश्न इजी है। प्रश्न इजी रहे या प्रश्न जो है हार्ड रहे, प्रश्न तो ये आपके सिलेबस से है, ठीक है। ये आपके सिलेबस से है प्रश्न, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है A to Z प्रश्न को मॉडल कीजिए, ठीक है। ए टू Z प्रश्न का आप लोग मॉडल कीजिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रश्न है ये 89 नंबर का, ये प्रचलित है, ठीक है। पूरे बिहार में ये प्रचलित है ये प्रश्न, ठीक है। ये सभी प्रश्न प्रचलित है पूरे बिहार में। देखिए कांवड़ झील किस जिला में स्थित है, ठीक है। कांवड़ झील किस जिला में स्थित है। कांवड़ झील बिहार के किस जिला में स्थित है, आपको ये भी पूछ सकता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग। तो आप लोग देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलेगा एग्जाम में भी। दरभंगा देगा आपको, भागलपुर देगा, बेगूसराय देगा, मुजफ्फरपुर देगा। लेकिन इसका जो सही आंसर है वही आपको वहाँ पे टिक करना है, किसी गलत में आपको नहीं लगा देना है। कांवड़ झील प्रचलित है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कांवड़ झील, ठीक है। अगर आप लोग जानते हैं तो सभी कमेंट्स में बताइए, ठीक है। 89 नंबर देख करके ऐसे डैश डैश जो भी होगा ABCD सभी वहाँ पे आप लोग जो है कमेंट्स में लिखिए, ठीक है, जो अगर जानते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बेगूसराय, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे C नंबर यानी ग नंबर का जो देख रहे हो वही होगा राइट आंसर। कांवड़ झील बिहार के बेगूसराय में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, ठीक है। ऑप्शन ए है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा है पटना हवाई अड्डा, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौथा है बिहार हवाई अड्डा, ठीक है। जो इसका राइट आंसर है आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं। पटना, देखिए पटना हवाई अड्डा का जो दूसरा नाम है, पटना हवाई अड्डा का जो नाम है वो है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, पटना में जो गोलघर बनाया गया था वो किस उद्देश्य से बनाया गया? ठीक है, देखिए पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए में सैनिक रखने के लिए, ऑप्शन बी में अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, ऑप्शन जो है सी में अनाज रखने के लिए, ऑप्शन डी में पूजा करने के लिए। ठीक है, आप लोग कमेंट्स में बताइए इसका राइट आंसर। बहुत ही इजी प्रश्न है। ठीक है, देखिए दोस्तों, पटना में जो गोलघर का निर्माण किया था कैप्टन गोल्डस्टीन ने 1786 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1786 ईस्वी में कैप्टन गोल्डस्टीन ने किया था। कौन किया था? कैप्टन गोल्डस्टीन ने पटना में जो है पटना के गोलघर का निर्माण किया था। कब? 1786 ईस्वी में। और ये किस लिए किया था? अनाज को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, कैप्टन गोल्डस्टीन ने 1786 ईस्वी में जो है पटना के गोलघर का निर्माण किया था, कैप्टन गोल्डस्टीन। ठीक है, 92 नंबर का ऑप्शन देख लीजिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कबूतर, हंस, मोर, तोता। ठीक है, चार ऑप्शन से आप लोग कमेंट्स में जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, कौन इसका राइट आंसर होगा? देखिए, कबूतर, हंस, मोर, तोता। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट्स करके बताइए भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत का जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है वो किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में शेर के लिए, ऑप्शन बी में बाघ के लिए, ऑप्शन सी में हिरण के लिए, ऑप्शन डी में है हाथी के लिए। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए, शेर के लिए है या बाघ के लिए है या हिरण के लिए है या हाथी के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। ठीक है, ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 94 नंबर का प्रश्न है, नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? ठीक है, नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए में है गंगा, ऑप्शन बी में है गंडक, ऑप्शन सी में है कोसी, ऑप्शन डी में है पुनपुन। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइए, किसे बिहार का शोक कहा जाता है, यानी किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो कोसी नदी है इनको बिहार का शोक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ठीक है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन ए में है लोकसभा, ऑप्शन बी में है विधानसभा, ऑप्शन सी में मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी में पंचायती राज संस्थाएं। यहाँ पे चार ऑप्शन है, अगर आप लोग जानते हैं तो इसका सही उत्तर कमेंट्स में जरूर बताइए। ठीक है, देखिए भारत में जो औरतों के लिए जो है आरक्षण की जो व्यवस्था है वो पंचायती राज संस्था में है। ठीक है, पंचायती राज संस्था में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज संस्था में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए में है बंगलोर, ऑप्शन बी में है दिल्ली, ऑप्शन सी में है मुंबई, ऑप्शन डी में है पटना। ठीक है, भारत की वित्तीय राजधानी कौन है इनमें से? ठीक है, आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए, ये टॉप लेवल का प्रश्न है, आप लोग जानते हैं तो कमेंट्स में इसका सही उत्तर जरूर बताइए। देखिए दोस्तों, भारत की जो वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है वो मुंबई को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। आप लोग इस प्रश्न को जरूर याद कर लिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? ठीक है, कौन केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन ए में छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी में उत्तराखंड, ऑप्शन सी में चंडीगढ़, ऑप्शन डी में केरल। कौन केंद्र शासित प्रदेश है? अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट्स में इसका आंसर जरूर बताइए। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो उसके लिए है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट, चंडीगढ़ भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, चंडीगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ऑप्शन ए में है किंग मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में ओलंपिक धावक टोपी स्मिथ एवं जॉन कॉलिंस। ठीक है, ऑप्शन डी में है यहाँ पे जेड गुड्डी। तो आप लोग याद रखिएगा, जो भारत में जो लोकतंत्र के रंग विरोधी नहीं थे वो जेड गुड्डी थे। ठीक है, वो जेड गुड्डी थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये लोकतंत्र पॉलिटिकल से संबंधित प्रश्न है, आपको पूछ सकते हैं कि कौन जो है भारत में लोकतंत्र में, ठीक है, कौन भारत के लोकतंत्र में जो है रंग विरोधी नहीं थे? तो आप लोग याद रखिएगा जेड गुड्डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, भारत में किस तरह के लोकतंत्र व्यवस्था
की गई है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र व्यवस्था की गई है। ऑप्शन में प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी में अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, ऑप्शन डी में सभी गलत है। ठीक है, आप लोग अगर इसका सही आंसर जानते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइए। ठीक है, और जो नहीं जानते हैं उसके लिए सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष, भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री, ठीक है, ऑप्शन बी में है यहाँ पे राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में है सांसद, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर आप लोग इसका सही आंसर जानते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो आप लोग के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग जानते हैं, जिसका सही आंसर कमेंट्स में जरूर बताइए। जो नहीं जानते उसके लिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे यानी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दलित और महादलित की नई पहचान बना है। दलित और महादलित की नई पहचान बना है। ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, बी में राजस्थान, सी में बिहार, डी में है हरियाणा। ठीक है, अगर आप लोग इसका राइट आंसर जानते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर जो नहीं जानते उनके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। दलित और महादलित की जो नई पहचान बना है वो बिहार बना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सामाजिक विभाजन कैसा है। ठीक है, ऑप्शन ए में जटिल, ऑप्शन बी में सरल, ऑप्शन सी में न सरल न जटिल, ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो भारत में सामाजिक विभाजन कैसा है, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइए इसका राइट आंसर। जो नहीं जानते हैं उनके राइट आंसर ऑप्शन नंबर को यानी ए हो जाएगा, यानी जटिल है। भारत में जो सामाजिक का विभाजन है वो जटिल है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। ठीक है, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है किसका, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, उपयुक्त सभी। लोकतंत्र एक कैसा शासन व्यवस्था है, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, उपयुक्त सभी। अगर इसका आप लोग राइट आंसर जानते हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताइए। जो नहीं जानते आप लोग जान लीजिए, लोकतंत्र जो है लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। ठीक है, ये लोगों की शासन व्यवस्था है, इसमें लोग खुद अपने शासक चुनते हैं, ये लोगों के लिए है। ठीक है, और इसमें जो है सब कुछ लोग ही करते हैं लोकतंत्र में। ठीक है, इसका जो मुख्य जिम्मेवार होता है वो लोग ही होते हैं। वो खुद डिसाइड करते हैं कि हमको किस तरह के प्रतिनिधि को चुनना है, किस तरह के नेता का हमको चयन करना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को और हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग जाने जाते हैं। ठीक है, गरीबी भैया, बिहारी भैया, बिहारी बाबू, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। उत्तर भारत के जो हिंदी भाषी लोग हैं वो किस रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि आप लोग भी उत्तर भारत के जो है भैया लोग हैं। ठीक है, तो इसमें बताइए कि उत्तर भारत के जो है हिंदी भाषी भैया लोग किस रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइए। जो नहीं जानते हैं उसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गरीब भैया के नाम से जो है इसको जानते हैं पूरे भारत में। ठीक है, उत्तर जो है उत्तर भारतीय है, जो उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग होते हैं उनको जो है गरीबी भैया के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, जो लोकतंत्र जनता के द्वारा, ठीक है, जनता के लिए, यह जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए में अरस्तु, ऑप्शन बी में अब्राहम लिंकन, ऑप्शन सी में रूसो, ऑप्शन डी में महात्मा गांधी। जो जानते हैं इसका राइट आंसर कमेंट्स बताइए। जो नहीं जानते उनके लिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। ठीक है, यह कथन अब्राहम लिंकन का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन ए में है अमेरिका, ऑप्शन बी में चीन, ऑप्शन सी में ब्रिटेन और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप लोग कमेंट्स करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिएगा, संघ सरकार का जो उदाहरण है वो ऑप्शन नंबर यानी अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत साक्षर है। ठीक है, भारत में कितने प्रतिशत जो है लोग साक्षर है 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन ए में है 62.6%, ऑप्शन सी में 63.6%, ऑप्शन जो है सी में है 64.6%, ऑप्शन डी में है 65.6%। ठीक है, अगर आप लोग जानते हैं कमेंट्स में बताइए। 100% इंपोर्टेंट यानी वीवीआई क्वेश्चन है। भारत में बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग साक्षर यानी पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, कितने प्रतिशत।
अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बताइए, जो नहीं जानते याद कर लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है 64.6% लोग जो है पढ़े लिखे हैं। सिर्फ 64.6% लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। साक्षर का मतलब होता है कि किसी भी देश के किसी भी राज्य या किसी भी जिला में कितने व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, ठीक है, कितने व्यक्ति पढ़े लिखे हैं और कितने व्यक्ति मूर्ख है, ठीक है। जो आपने दस्तखत कर देते हैं वो व्यक्ति पढ़े लिखे माने जाते हैं। जिसको हस्ताक्षर हो जाता है करने के लिए, ठीक है, वो व्यक्ति साक्षर माने जाते हैं, ठीक है, उनको हम लोग साक्षर बोलते हैं, ठीक है। तो बिहार में जिसको हस्ताक्षर आते हैं वो व्यक्ति साक्षर है, जो अंगूठा छाप व्यक्ति है वो साक्षर नहीं है। तो ऐसे 2011 की जनगणना के अनुसार बोल रहा है कि भारत में ऐसे कितने प्रतिशत लोग साक्षर है, तो 64.6% लोग साक्षर है। और अभी भी जो है 36.4% लोग 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है मूर्ख है, जो कि पढ़े लिखे नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, 18 वर्ष की आयु पर स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्रदान किया गया, ठीक है। 18 वर्ष की आयु पर जो है स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्रदान किया गया, ठीक है, मत देने का अधिकार। ऑप्शन ए में 1970, ऑप्शन बी में 1971, ऑप्शन जो है ऑप्शन सी में 1973, ऑप्शन डी में 1974, ठीक है। तो आप लोग याद देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1971 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड में 18 वर्ष की महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति पर आधारित है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, ठीक है। ऑप्शन बी में है यहाँ पे विभिन्न धर्मों के लोग समान अधिकार के रूप में खुशी खुशी, ऑप्शन सी में है, ठीक है, एक धर्म के अनुयायी, ठीक है, अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, ठीक है। कह रहा है एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी में है, किसी धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों के कायम रखने में, ठीक है, रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, ये जो है सांप्रदायिक राजनीति पर आधारित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी में विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी, ये भी सांप्रदायिक का विभेद नहीं है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी में देख लीजिए, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी ये सांप्रदायिक का कारण है। जो एक समुदाय के एक धर्म के लोग होते हैं वो एक अनुयामी एक समुदाय बनाते हैं, ठीक है, समुदाय। जैसे कोई हिंदू पक्ष के लोग हैं तो हिंदू धर्म की क्या करता है, एक समुदाय बनाता है। ऐसे में मुस्लिम के लिए कट्टर होता है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं वो अपना एक समुदाय बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक अनुयायी समुदाय है और जो बनाते ये एक दूसरे धर्म के लिए जो है सांप्रदायिक का सर्वश्रेष्ठ रूप है। तो आप लोग याद रखिएगा, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, यह एक संप्रदाय का मुख्य कारण है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा, ठीक है। ऑप्शन ए में है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यूगोस्लोवाकिया को, ऑप्शन बी में भारत को, ऑप्शन सी में बेल्जियम को, ऑप्शन डी में श्रीलंका को। अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट बताइए। टॉप लेवल का ये प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। किस देश को सामाजिक विभेद के कारण जो है विखंडन का सामना करना पड़ा, तो आप लोग याद रखिएगा यूगोस्लोवाकिया को, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में भारत के लिए यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, ठीक है, कौन सा है, ठीक है। यहाँ कौन धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, यहाँ बोलिए धर्मनिरपेक्षता एक सिद्धांत है। ऑप्शन में यहाँ धर्म की प्रधानता है, ऑप्शन यहाँ पे है सी है, यहाँ धार्मिक सौहार्द का प्रभाव है, ऑप्शन डी में है यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, ठीक है। कह रहा है सामाजिक यहाँ पे जो है भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, यह कथन सही है, ठीक है। कौन सा कथन सही है देख लिए, यहाँ पे जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ जो है दोस्तों धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, ठीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्षता का सैद्धांतिक देश है, ठीक है। यहाँ पे धर्म की प्रधानता नहीं है, यहाँ धार्मिक सौहार्द का अभाव है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, ये जो है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है।
जो सही है वो है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, ठीक है। यहाँ एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ नहीं है, यहाँ सभी धर्म जो है एक दूसरे के लिए समान है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में भी और प्रश्न बताए थे, तो आपको आज जितना भी प्रश्न बताए A to Z प्रश्नों को आप लोग रिवाइज कर लीजिए। टोटल प्रश्न आपकी जो DLED CBT के लिए टॉप लेवल का प्रश्न है, ठीक है। और जो PDF लेना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर मैसेज कीजिए, ठीक है दोस्तों। साथ ही इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।